इस बंदे ने ऑफिशियली ये कबूल कर लिया है कि मैंने ही रेप और मर्डर किया। लेकिन क्या सच में इसने ही रेप और मर्डर किया है या फिर ये केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है? 1886 से स्थित इंडिया के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है कोलकाता का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, जहां पर 21 साल के रेसिडेंट डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर इंटर्न का रेप हो गया है, या फिर ये कहें कि गैंग रेप हो गया है। लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं रिसर्च कर रहा था। इतना दर्दनाक और दिल दहला देने वाला ये घटना हुआ है ना कि आप सहम जाओगे। 1886 से ही ये कॉलेज कोलकाता में आर्जिकल मेडिकल के नाम से स्थित है। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना पढ़ाई करना पड़ता है और कितने साल देने पड़ते हैं, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले नीट की तैयारी की जाती है, फिर MBBS किया जाता है 5-5.5 साल का, फिर नीट PG में जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, फिर जाके कहीं आप जूनियर रेसिडेंट के तौर पर आप मेडिकल कॉलेजों में काम करते हो और 36 घंटे 72 घंटे तक आप काम करते रहते हो। आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता और 24 घंटे आपको ऑन कॉल रहना पड़ता है। जब भी आपका कॉल आता है तो आपको जाना पड़ता है। वैसे ही ये 31 इयर्स की रेसिडेंट डॉक्टर अपना इंटर्न कर रही थी। उनका सेकेंड ईयर चल रहा था। दिन भर काम करने के बाद लगभग 11 बजे वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती हैं और बताती हैं कि मैं ठीक हूँ, आप लोग सो जाओ और मैं वापस शिफ्ट पे जा रही हूँ। उसके बाद वो अपने शिफ्ट पे चली जाती हैं और लगभग 2 बजे खाना खाने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए सेमिनार हॉल्स में जाती हैं। उनके साथ 2-3 लोग और भी होते हैं। वहाँ पे वो ओलंपिक्स देख रही होती हैं और इंडिया को सपोर्ट भी करती हैं। खाना खाने के बाद बाकी सब लोग चले जाते हैं और वो थकावट की वजह से वहीं पे थोड़ा आराम करने लगती हैं। लगभग 2 से 3 बजे के बीच में वो वहाँ पे सो जाती हैं। 3 से 4 बजे के बीच में एक बंदे को CCTV कैमरे में देखा जाता है और कुछ देर बाद ही वो आकर वापस चला जाता है। जब वो आ रहा था तो उसके गले में नेक बैंड होता है जिससे हम गाने वगैरह सुनते हैं, लेकिन जब उधर से वो आता है तो उसके गले में वो नेक बैंड नहीं होता, वो ईयरपॉड्स नहीं होते। इन डॉक्टर्स का जो शिफ्ट होता है वो ऐसे चलता है कि पहले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो मरीज को देखेंगे, फिर उसको सेकेंड ईयर्स के डॉक्टर्स देखते हैं, फिर थर्ड ईयर्स के डॉक्टर्स देखते हैं, फिर प्रोफेसर्स वगैरह देखते हैं। तो जब सुबह हुआ तो लगभग 7:30 बज रहे थे, तो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट वो सेमिनार हॉल में जाता है ताकि वो सेकेंड ईयर के डॉक्टर को बुला सके, क्योंकि उनका शिफ्ट स्टार्ट हो चुका था। जब वो सेमिनार हॉल में जाता है तो वो मंजर देख के शॉक हो जाता है। वो वापस आके अथॉरिटी को बताता है, लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, वहाँ पे डेथ हो चुका है और उनके बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं है, पूरे बॉडी से ब्लड बह रहा है, आँखों में कांच के टुकड़े गड़ चुके हैं। सुबह 11 बजे कॉलेज से विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कॉलेज आ जाओ। ये सुनकर पेरेंट्स घबरा जाते हैं। वो उधर से कॉल करते रहते हैं लेकिन कोई नहीं उठाता। लगभग 20 मिनट तक कोई जब नहीं उठाता तो फिर वापस इधर से कॉल जाता है। लगभग 20 मिनट बाद मेडिकल कॉलेज से फिर एक बार कॉल जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही पेरेंट्स घबरा गए और जोर जोर से रोने लगे। अपने आस पड़ोस के लोगों से बताया और 5-7 लोग कॉलेज आए। कॉलेज आने के बाद लगभग 3 घंटे तक उनको अपने बेटी का चेहरा नहीं दिखाया गया, उनको वैसे ही बाहर रखा गया। जब पिता ने लड़ झगड़ कर अंदर गए तो उनको केवल एक फोटो क्लिक करने की अनुमति दी गई और फिर वापस आने को कहा गया। जब पिता अंदर गए
उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ऐसे ही फर्श पे पड़ी हुई है और उसके बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं है। आंखों में चश्मे के टुकड़े धंसे हुए हैं। बॉडी से ब्लड बहता जा रहा है। पैर 90 डिग्री पर स्टक हुआ पड़ा है। पेल्विक बोन टूटा हुआ है। जो कुल्ला होता है वो टूटा हुआ है, जो कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है, वो टूटा हुआ है। प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है। 9 अगस्त को इतना कुछ होने के बाद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो अपना रिजाइन दे देते हैं, पर जो बंगाल गवर्नमेंट है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उनको हटाने की जगह उन्हें वहीं लगभग 10 किलोमीटर दूर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर देता है। प्रिंसिपल का बयान था कि देर रात तक सेमिनार हॉल में जाना इर्रेस्पॉन्सिबल है। रिपोर्ट्स के अनुसार विक्टिम के बॉडी से 150 मिलीग्राम यानी स्पर्म मिला। इससे ये साफ पता चलता है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, क्योंकि एक मेल 20 से 25 मिलीग्राम ही सीमेन रिलीज कर सकता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक बंदे का काम तो नहीं है। सेमिनार के पास में ही कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था। एक दीवार को गिराया जा चुका था। सब लोगों ने कैसे भी करके उसे रुकवा दिया। जब बंगाल पुलिस वहां पे पहुंची तो उसको सील करना चाहिए था, क्योंकि जो घटना स्थल है उसको सील कर दिया जाता है जब कहीं पे क्राइम होता है, पर ऐसा नहीं किया गया। जब ज़्यादा बवाल शुरू हुआ और ये बात बहुत तेज़ी से फैलने लगी तो 24 घंटे के अंदर ही एक बंदे को पकड़ा जाता है बंगाल पुलिस के द्वारा और उसे कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश किया जाता है और वो 1 घंटे के अंदर ही मान लेता है कि मैंने रेप किया है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, पर इसमें एक बंदा शामिल नहीं है। ये कई लोगों का काम है। जिस तरह से विक्टिम पाई गई, इससे ये प्रूफ ही नहीं होता कि वो एक बंदा कर सकता है और इस बंदे के बॉडी पे एक खरोच तक नहीं है। जिस हालत में विक्टिम पाई गई, जिसके बॉडी पे इतने इंजरीज मार्क्स हैं और एक बंदा जो है वो कबूल रहा है कि मैंने किया है, पर उसके बॉडी पे एक भी मार्क्स नहीं है, क्या ये हजम होता है? इन सब के बाद मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स, डॉक्टर्स कॉलेज के बाहर रोड पर जस्टिस के लिए उतर आते हैं। अब ट्रकों में भर के 4 से 7 हज़ार तक बंदे कॉलेज में घुसते हैं और वहां पे तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि पहले इस केस को दबाया गया कि आपके बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर उसके बाद जब नहीं दब पाया तो उसके बाद एक बंदे को पकड़ा और उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया। वो बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, पर एक बंदा नहीं है। उसके बाद जब बवाल स्टार्ट हो गया और न्यूज़ फैलने लगी तो इंडिया के कोने कोने से डॉक्टर्स धारणा पे उतर आए। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 4 से 7 हज़ार गुंडे आए और तोड़ फोड़ किए ताकि इसको दबाया जा सके। अगर मान भी लें कि वो बंदा क्रिमिनल है, उसने रेप किया है, क्या आपको लगता है कि एक 12-15 हज़ार कमाने वाले बंदे के लिए 4 से 7 हज़ार लोग आएंगे तोड़ फोड़ करने के लिए? वो कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं। एक्चुअली ये बंदा ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं ना, उनके लिए सपोर्ट करता है, वहाँ पे काम करता है और घूस लेकर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेड दिलवाता था। ऐसा न्यूज़ फैला है कि इसकी 4 शादियाँ हो चुकी हैं, जिसमें से 3 से तलाक हो गया और चौथा कैंसर से मर गई। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का एकमात्र केस नहीं है। इससे पहले भी ऐसा केस हो चुका है। 2001 में, 2003 में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे रेप होता है या किसी का मर्डर हो जाता है और उसको दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार बवाल हो गया, इसलिए ये हाईलाइट हो रहा है इतना। बहुत लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि सऊदी अरब, इजराइल और अन्य देशों जैसे
फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मतलब जो भी रेप करे उसको फांसी दे दी जाए। अगर आप भी सोचते हो कि ये सही है, ऐसा लॉ होना चाहिए, तो आप गलत हो। क्योंकि इंडिया में जो विक्टिम होती है वो क्रिमिनल को जानती है, पहचानती है। ऐसे केसेस में जो क्रिमिनल होता है वो फ्रेंड्स या फैमिली से या आस पड़ोस के लोग जो होते हैं या जो कलीग्स हैं वही होते हैं जिनको विक्टिम जानती है। अगर मान लो कि रेप की सज़ा मौत है, फांसी है, अगर कोई रेप कर दे फैमिली मेम्बर्स से, तो क्या आपको लगता है कि वो केस बाहर आएगी? क्योंकि उसे घर में ही दबा दिया जाता है कि बिल्कुल चुप रहे, ये बात फैली तो बाप को सज़ा हो जाएगी, बेटे को सज़ा हो जाएगी। इंडिया में कंप्रोमाइज कर दिया जाता है। निर्भया केस में फांसी दे दिया गया, हैदरा में 4 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया, तो क्या रेप बंद हो गए? नहीं हुए। क्या आपको अभी भी लगता है कि फांसी की सज़ा देने से सब ठीक हो जाएगा? आगे से ऐसा नहीं होगा। या फिर गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जिससे ये खत्म हो सके। जितना मुझे समझ है उसके अनुसार मैं यही बोलूँगा कि जो क्रिमिनल को पॉलिटिकल सपोर्ट्स वगैरह मिल रहा है ये ना मिले। दूसरा कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, सॉन्ग्स बनाते हैं या वेब सीरीज जो आ रहे हैं आजकल के, जिसमें गाली, अभद्र व्यवहार, छोटे कपड़े, ऐसे चीज़ें हो रही हैं, इसको बंद किया जाए। क्योंकि लोग जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो तो आप उससे ज़्यादा मेमोरी अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन आप एक मूवी देख लो तो उससे हर एक पार्ट आपको याद हो जाता है। इसलिए जो इंसान देखता है वैसा बन जाता है। तीसरी चीज़, ये ख़त्म तब होगी जब गवर्नमेंट पुलिस को इम्प्रूव करेगी, इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। और आखिरी चीज़, गवर्नमेंट को जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं। गवर्नमेंट को बच्चों के व्यवहारों पे काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जस्टिस मिले तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या फिर अपना खुद का एक वीडियो बनाकर पब्लिक कर सकते हो सोशल मीडिया पे, जिससे कि उन परिवार को सपोर्ट मिल सके। अब आप ही सोचो कि एक पिता के लिए ये कितना दर्दनाक मंजर होगा जब वो अपनी बेटी को देखा होगा। ये कल को आपके घर में भी हो सकता है, इंडिया के किसी भी कोने से हो सकता है। क्या आप कभी भी चुप रहोगे? ये एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये पूरे नारी जाति की बात है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि इसको शेयर करें या खुद का अपना वीडियो बनाकर शेयर करें ताकि उस लड़की को जस्टिस मिल सके। मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्याही नहीं सूखी अखबारों के, इंडिया में न्यूज़ आ जाती है बलात्कारों के। नमस्कार। इस कॉलेज में हैवानियत से भरे कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर वो जो इंटर्न, जो डॉक्टर उसमें काम करने के लिए आई हैं, सीखने के लिए आई हैं, उनके साथ सेक्स के लिए मजबूर करते थे उनको। रिसर्च के दौरान ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिला कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट का काम चलता था। और हैवानियत इतनी बड़ी है कि मैं क्या बताऊं। अगर जिस दिन प्रोस्टिट्यूट ना आए तो वो जो डेड बॉडीज है उनके साथ करते थे, उनके साथ सेक्स करते थे। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, पता नहीं यार। जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तब मैं क्या बताऊं, मेरे अभी लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में। अब आप सोचो कि अगर आप इंफॉर्मेशन
अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो जो आसपास जो वहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं उसको सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। ऐसा कुछ वहाँ पे हो रहा है। इंडिया में बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत पीड़ा में हैं। किसी को उनके घर वाले सड्यूस कर रहे हैं तो कोई, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी के फैमिली मेंबर्स, किसी के दोस्त। ऐसे इंडिया में बहुत सारी चीज़ हैं। इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यार मैं नहीं बता सकता, बस आप सर्च करना तब आपको पता चलेगा कि कितना ये मेरे पास जवाब नहीं है। बस